संस्कार एकेडमी के इस YouTube चैनल में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने गैस को द्रव में घोलना सीखा था और हमने यह भी सीखा था कि अगर हम गैस को द्रव में घोलें तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इस विलेयता को प्रभावित करते हैं। बहुत से कारक हमने पढ़ा था। आज के क्लास में हमारा टॉपिक है ठोसों की द्रव में विलेयता। मतलब इस बार हमको ठोस पदार्थों को द्रव में घोलना है। जैसे पानी रहेगा या द्रव कोई भी रहे, इसमें हमको नमक घोलना है। ये नमक ठोस पदार्थ है, इसको घोलना है। या कोई भी ठोस पदार्थ को हमको द्रव में घोलना है। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि ठोसों की द्रव में विलेयता से आप क्या समझते हैं। तो ठोसों के द्रव में विलेयता को इस प्रकार समझेंगे कि हम एक बर्तन में अगर 100 ग्राम जल लें, या याद रखिएगा ये 100 ग्राम ही लेना है, ज्यादा न कम, आपको 100 ग्राम जल लेना है। 100 ग्राम द्रव ले लिया, अब उसमें जितना ग्राम नमक घोल सकते हैं हम, वही नमक की विलेयता कहलाएगी। या कोई भी ठोस पदार्थ जितना ग्राम 100 ग्राम जल में हम घोल सके वो उसकी विलेयता कहलाती है। तो ठोस की द्रव में विलेयता क्या का परिभाषा क्या हम लिखेंगे? हम लिखेंगे कि किसी भी ठोस पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, लिख लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए, किसी भी ठोस पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम जल में घोला जा सके उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। जैसे अगर 100 ग्राम जल है और उसमें हम 20 ग्राम नमक घोल सकें तो नमक की विलेयता 20 ग्राम होगी। याद रखिएगा, विलेयता तो हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होती है? तो ठोसों की ग्राम में वह मात्रा, कितना ग्राम ठोस किसी भी 100 ग्राम द्रव में घोला जा सकता है, वही उसकी विलेयता कहलाती है। यहाँ पे द्रव 100 ग्राम ही होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ठोसों की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम द्रव में घोला जा सकता है उस ठोस विलेय की विलेयता कहलाती है। जैसे अगर 100 ग्राम जल है और उसमें अगर हम 20 ग्राम नमक घोल सकते हैं तो 20 ग्राम ही उस नमक की विलेयता होगी। नमक की विलेयता को हम कहेंगे 20 ग्राम है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा हमारा पॉइंट है कि अगर हम ठोस को द्रव में घोलें तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इस विलेयता को प्रभावित करते हैं। यानी क्या क्या ऐसे कारक हैं जिनसे इसकी विलेयता यानी कि उसकी घुलनशीलता बढ़ती है या घटती है। तो सबसे पहला है कि विलेय पदार्थ की प्रकृति। याद रखिएगा, सबसे ठोस के द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला पॉइंट है विलेय पदार्थ की प्रकृति। विलेय पदार्थ की प्रकृति। अब आप सोच रहे होंगे कि विलेय पदार्थ की प्रकृति से क्या मतलब है। तो देखिए भाई, कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो कुछ द्रव में घुल जाते हैं लेकिन कुछ द्रव में नहीं घुलते। जैसे एज एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं बेटा कि अगर हम नमक को यानी NaCl को जल में घोले तो ये घुल जाएगा, ये तो तुरंत घुल जाएगा, ये तो हमने करके दिखाया था प्रैक्टिकली। लेकिन अगर इसी NaCl को हम बेंजीन में घोलें तो ये नहीं घुलता। याद रखिएगा, तो ये बेंजीन में नहीं घुलता। NaCl को अगर जल में घोलो तो घुल जाएगा, बट NaCl को अगर बेंजीन में घोलें तो वो कभी नहीं घुलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम नैप्थेलीन ले लें बेटा, नैप्थेलीन को अगर हम जल में घोलें तो ये नहीं घुलेगा। लेकिन अगर इसी नैप्थेलीन को अगर हम बेंजीन में घोलें ना बेटा तो ये बेंजीन में घुल जाता है। तो विलेय पदार्थ यानी विलेय पदार्थ जिसको घोला जाता है, जैसे नमक और नैप्थेलीन, ये विलेय पदार्थ हैं। तो विलेय पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है कि वो घुलेगा या नहीं घुलेगा या प्रभावित होगा। जैसे अगर विलेय पदार्थ ध्रुवीय है, याद रखिएगा ये पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर विलेय पदार्थ ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा, सीधी सी बात है।
तो किसमें घुलेगा बेटा? ध्रुवीय विलायक, यानी ध्रुवीय विलेय पदार्थ। जैसे NaCl ध्रुवीय है, पोल का मतलब मैं पिछले क्लास में समझाया था। और H2O भी ध्रुवीय होता है, क्योंकि उसमें भी O पे पार्शियली ऋणात्मक और H पे पार्शियली धनात्मक चार्ज होते हैं। तो बेटा हम कह सकते हैं कि H2O भी ध्रुवीय है और NaCl भी ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुल जाएंगे। इस ठोस और द्रव के विलयन की बात हम जो यहां तक कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में कभी नहीं घुलेंगे, इसीलिए NaCl बेंजीन में कभी नहीं घुलता। पॉइंट नोट कर लीजिए। अध्रुवीय विलेय जैसे नेप्थलीन, ये अध्रुवीय है, ये ध्रुवीय जल ध्रुवीय होता है, उसमें कभी नहीं घुलेगा। अध्रुवीय में ही घुलेगा। तो याद रखिएगा कि विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है विलेय पदार्थ की प्रकृति। अगर विलेय पदार्थ ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा, और अगर विलेय पदार्थ अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप जुड़े रहिए पूरे मस्ती के साथ। केवल 10 मिनट के लिए आपका एक टॉपिक क्लियर होगा। वीडियो में बहुत लंबा नहीं बनाने वाला हूं कि आप बोर हो जाइए। आपको छोटा सा वीडियो देंगे और टॉपिक बाय टॉपिक छोटे छोटे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। ओके बेटा, तो आप चलते हैं अगले। इसको आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 2, ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही मस्त ये पॉइंट है, और इसको आप समझेंगे तो विलयन को आप कुछ ज्यादा ही समझ पाएंगे। ताप में वृद्धि, देखिए बेटा, पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था कि अगर हम कोई भी द्रव लेते हैं और उसमें कोई ठोस पदार्थ, जैसे कि ये पानी है और इसमें हमने नमक घोल दिया, चीनी घोल दिया। अगर चीनी घोलते गए तो एक समझ आएगा कि चीनी का घुलना कम हो जाए, कम नहीं बंद हो जाएगा, चीनी घुलेगा ही नहीं। लेकिन उस समय अगर हम इसको थोड़ा सा गर्म कर दें तो कुछ और चीनी इसमें घोला जा सकता है, ये आप पढ़ चुके हो। जबकि गैस में ऐसा नहीं होता। गैस में तो हमने बताया कि अगर गैस घोलोगे और ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी, ये पिछले क्लास में हमने बताया। लेकिन अगर ठोस घोल रहे हो, किसी द्रव में ठोस को घोल रहे हो और आप ताप बढ़ा रहे हो, तो अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि ताप को बढ़ाने पर ठोस की विलेयता बढ़ती है। जैसे कि NaCl है, घुल चुका है पूरा, अब और नहीं घुल रहा है, लेकिन अगर उसको गर्म कर दोगे ना उस द्रव को, तो थोड़ा और नमक घुल सकता है। या चीनी घुल रहा है, अब नहीं घुल सकता, लेकिन उसको थोड़ा और गर्म कर दोगे ना तो थोड़ा सा चीनी और घुल सकता है, ठीक है बेटा। लेकिन यहां पर लेकिन है, ध्यान रखिएगा, ऐसा सभी ठोसों में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सभी ठोसों को आप घोलोगे और गर्म करोगे तो उसकी विलेयता बढ़ेगी, लेकिन अधिकतर में ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है। तो आप क्या जानोगे, क्या कहोगे अधिकतर ठोस को द्रव में घोलने पर और ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं, अधिकतर में ऐसा होता है। अधिकतर ठोस पदार्थों को अगर हम द्रव में घोलें और ताप बढ़ाएं तो सामान्य स्थिति से ज्यादा घुलेगा। ताप बढ़ाने पर ठोस की विलेयता बढ़ती है, ये एग्जैक्टली सही है। परंतु कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ हैं जिनको द्रव में घोलने पर और ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता घटती है, यानी अपोजिट हो जाता है। तो ऐसे, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर पानी में आप घोल रहे हो, ठीक है बेटा, और उसका ताप बढ़ा रहे हो, तो ताप बढ़ाने पर वो कम घुलेगा, सामान्य स्थिति में ज्यादा घुलेगा। यानी ताप नहीं बढ़ा रहे, ताप कम है तो ज्यादा घुलेगा, अगर ताप ज्यादा है तो कम घुलेगा। यानी कि ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता घटेगी। जबकि अब बहुत सारे ऐसे भी यौगिक हैं जो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता, मोस्टली ऐसे हैं, उनकी विलेयता बढ़ती है। अब आप कहोगे सर जी हम कैसे पहचाने कि किसकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी और किसकी विलेयता घटेगी? तो ली सातिलिय के नियम के अनुसार बेटा, ली सातिलिय साहब ने यह बताया कि ऐसे समस्त यौगिक जिनको द्रव में घोलने पर उष्मा मुक्त होती है। अब आप चूना को पानी में घोलते होंगे अपने घर पर सफाई करने के लिए, आप देखते होंगे उसके अगल बगल का वातावरण गर्म हो जाता है, वो बर्तन भी हीट हो जाता है जिसमें आप घोलते हैं, हाथ डालेंगे तो जल भी सकता है, इतना हीट हो जाता है। तो अगर किसी भी ऐसे यौगिक को
जिसको द्रव में घोलने पर उष्मा मुक्त होती है, उष्मा रिलीज होती है, उष्मा मुक्त होती है, वहां पर अगर आप ताप बढ़ाओगे तो उसकी विलेयता घटेगी। नोट कर लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर ऐसा विलेय पदार्थ, ऐसा ठोस पदार्थ जिसको द्रव में घोलने पर उष्मा मुक्त होती है, तो ऐसे ठोस पदार्थों को द्रव में घोलने पर और उसका ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता घटेगी। यानी अगर इसको गर्म करना स्टार्ट करोगे तो ये ज्यादा नहीं कम घुलेगा। लेकिन वहीं पर ऐसे यौगिक जिनको द्रव में घोलने पर उष्मा मुक्त नहीं होती, उनको भी अगर ताप बढ़ाओगे तो उनकी विलेयता बढ़ेगी। तो ताप में वृद्धि करने पर विलेयता बढ़ भी सकती है ठोसों की, और कुछ ठोसों की विलेयता घट भी सकती है। किनकी घट सकती है, वहां मैंने बताया ली-सातिलिय का नियम के अनुसार ऐसे यौगिक जिनको जल में घोलने पर उष्मा मुक्त होगी, उसमें यह कंडीशन होगा कि अगर उसका हम ताप बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे उसकी विलेयता बेटा घटेगी, बढ़ेगी नहीं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्लीज नोट करिए इसको। जो भी चीजें हम बोल रहे हैं बेटा उसको आप अपने लैंग्वेज में करके उसके नोट्स बनाते रहिए। ओके बेटा। देखिए बेटा, तो तीसरा पॉइंट है दाब का प्रभाव। अगर हम किसी द्रव में बेटा ठोस को घोल रहे हैं तो इसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। जैसे पीछे हमने गैस को घोला था तो हमने बताया था, वहां हेनरी का नियम भी आ गया था कि अगर गैस को घोल रहे हो और उसके बाद प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वो विलेयता गैस की बढ़ जाती थी। लेकिन क्या अगर हम किसी भी द्रव में नमक को घोल दें और उसके बाद यहाँ पर हम इसको पिस्टन से इसका प्रेशर बढ़ाएं इस विलयन का, तो क्या और नमक घोल सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। दाब का गैस की द्रव में जो विलयन बेटा गैस में ठोस होना चाहिए। तो दाब का प्रभाव इस तरह के विलयन पर कुछ नहीं पड़ता है। यानी अगर किसी द्रव में ठोस को घोला जाता है तब उसका दाब बढ़ाने पर या घटाने पर उसकी विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इस प्रकार के विलयन में, किस प्रकार के विलयन में, जिसमें द्रव में ठोस घोला जा रहा है, उस पर दाब का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये तीन प्रमुख कारक हमने बताए बेटा। पहला बताया जो घोलने वाला पदार्थ है उसकी प्रकृति पर, अगर वो ध्रुवी है और उसको ध्रुवी विलायक में घोलोगे तभी घुलेगा, अध्रुवी है तो अध्रुवी विलायक में घोलोगे तभी घुलेगा, ध्रुवी वाला अध्रुवी में नहीं घुल सकता। ये पहला कारक। दूसरा हमने बताया, दूसरा कारक क्या बताया बेटा? ताप में वृद्धि। हमने बताया कुछ ऐसे भी यौगिक हैं या कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ हैं जिनको घोलने पर और ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता बढ़ती है, बट कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जिनको द्रव में घोलने पर उष्मा मुक्त होती है। अगर उस कंडीशन में हम ताप बढ़ाएंगे तो उसमें उसकी विलेयता घटेगी। तीसरा दाब का प्रभाव आपने पढ़ लिया, दाब का कोई इफेक्ट नहीं होता इस प्रकार के विलयन में। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप अपने नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पर और अगले क्लास में आपसे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों में शेयर करें। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।